हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन फ्रॉम एचडीके क्लासेस। और आज हम लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, पिछले 3 पार्ट में आपने रिफ्लेक्शन को कम्प्लीटली स्टडी करा था। आज के पार्ट में हम रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस रिफ्रैक्शन के हम 3 वीडियोस में इस रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहली जो लेक्चर होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन के नॉर्मली रिफ्रैक्शन होता क्या है वो सीखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट लेंसेज के थ्रू कहाँ कहाँ इमेज बनती है उस इमेज फॉर्मेशन के केसेस को देखेंगे। और तीसरा और थर्ड लास्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो इन तीनों पार्ट से हम क्या कर देंगे, रिफ्रैक्शन को ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो देखो, होता क्या है कि जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो, तो होता क्या है कि वो मीडियम में जाते ही सरफेस पे लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है या अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो ये जो पाथ का चेंज होना है ना, इसी फिनोमिना को किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one medium to another medium having different optical density। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो, उस केस में लाइट क्या करती है, बेंड करती है। और इस बेंडिंग फिनोमिना को ही हम किस नाम से जानते हैं? रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम समझेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं टर्म्स के बारे में। देखो, ये जो मीडियम है ये कौन सा है? एयर है। और जो सेकंड मीडियम है ये कौन सा है? गिलास। लाइट एयर से किसके अंदर जा रही है? ग्लास के अंदर। जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो होगा क्या कि ये जो लाइट है, ये देख रहे हो अपने पाथ से क्या कर गई है, बेंड कर गई है। तो ओरिजिनल पाथ क्या होता? ये होता, पर लाइट क्या हो गई है, बेंड हो गई है। इस बेंडिंग को ही किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटेड टर्म्स क्या है? तो देखिए, सबसे पहला टर्म आता है इंसिडेंट रे। वो रे ऑफ लाइट जो सेकंड मीडियम के सरफेस पे पड़ती है, उस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। सेकंड सरफेस के जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट रे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि मीडियम के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस परपेंडिकुलर लाइन को किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल के नाम से जानते हैं। वो रे ऑफ लाइट जो सेकंड मीडियम में जाके बेंड हो गई है, इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यदि बात क्लियर है तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन में बेंडिंग क्यों होती है। तो टॉपिक का नाम है कॉज। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बात तो पता है कि जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मीडियम में के चेंज होने से लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यही स्पीड का चेंज होना क्या कॉज करता है? रिफ्रैक्शन कॉज करता है। और एक्चुअली में ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं बाय यूजिंग रे डायग्राम। देखिए, हम लाइट को एक तरीके के वेव मान के चलते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। तो कुछ देर के लिए हम लाइट को क्या मान लेते हैं, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ये वेव के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये वेव है, इसे क्या कंसिडर करा है? वेव। ठीक है, इस वेव को जरा इस लाइन तक देखिए, इस वेव तक देखिए। इस वेव तक क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी वेव है ना, वो सारी की सारी कहाँ है? एयर के अंदर है। तो इस पूरी वेव की स्पीड क्या होगी? सेम होगी, कोई दिक्कत। पर अगर आप इसके बाद वाले वेव को देखेंगे तो वेव का इतना हिस्सा कहाँ है? एयर में। तो इतने हिस्से की स्पीड क्या होगी? कुछ और इसका पार्शियल हिस्सा कहाँ है? ग्लास मीडियम में। तो ग्लास मीडियम में होगा तो इतने हिस्से का स्पीड क्या होगी? कुछ और होगी। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली
किसी मीडियम में पड़ती है तो मीडियम में जाने से वेव का कुछ हिस्सा पहले अंदर एंटर कर जाता है और वेव का कुछ हिस्सा कहाँ रह जाता है, बाहर। अब जो हिस्सा बाहर है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि एयर में, और जो हिस्सा वेव का अंदर की तरफ है उसकी स्पीड क्या होगी, कम। अब क्योंकि स्पीड में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, सेम वेव के कुछ पार्ट का स्पीड ज़्यादा है, सेम वेव को कुछ पार्ट का स्पीड कम है, और इस स्पीड के डिफरेंस की वजह से लाइट क्या कर जाएगी, बेंड करने लग जाएगी। अब यहाँ से देखना तो ये रे भी क्या हुआ, कुछ हिस्सा एयर में है, कुछ हिस्सा ग्लास में है। ग्लास में आने से स्पीड चेंज हुई तो इतना हिस्सा क्या हो गया, बेंड हो गया। ये एयर में है, ग्लास में आते ही कुछ हिस्सा बेंड हो। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ तक क्या हुआ है, लाइट बेंडिंग हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी रे एक साथ कहाँ चल रही है, सारी रे एक ही मीडियम में पूरी की पूरी वेव एक साथ चल रही है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और इस केस में लाइट क्या नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। अब जरा इस पॉइंट पे आएंगे, इस मीडियम पे, तो इस मीडियम पे ध्यान से देखना, तो ये यहाँ तक की जो वेव है वो तो क्या है, पूरी की पूरी गिलास के अंदर है, पर इसके बाद वाली वेव देखोगे ना तो इस वेव का इतना हिस्सा किसके अंदर है, ग्लास के अंदर, और ये वाला हिस्सा कहाँ गया, गिलास से थोड़ी सी बाहर। अब इतने हिस्से की स्पीड क्योंकि किस में है, एयर में है, तो एयर में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, तो वेव के इतने हिस्से की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, और ये वाला जो हिस्सा होगा जो कि गिलास में है इसकी स्पीड क्या होगी, कम। अब वही सेम वेव का कुछ हिस्सा स्पीड कम है और कुछ हिस्से की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाली रे ही क्या करेगी, बेंड करेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये रे, ये रे, ये रे, ये रे, ये रे, ये रे, यहाँ तक की रे क्या होगी, बेंडिंग शो करेगी। और बेंडिंग शो करने का रीज़न क्या होगा, क्योंकि सेम वेव का कुछ हिस्सा किसी और मीडियम में, कुछ हिस्सा किसी और मीडियम में, और दो डिफरेंट मीडियम में होने की वजह से सेम वेव के दो डिफरेंट स्पीड होगी और ये स्पीड क्या कॉज करेगी, बेंडिंग कॉज करेगी। कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखना कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली पड़ती है, मीन्स टेढ़ी पड़ती है, तो वेव का कुछ हिस्सा या लाइट का कुछ हिस्सा पहले मीडियम में एंटर कर जाता है और सेम लाइट का कुछ हिस्सा बाद में मीडियम में एंटर करता है। तो इस डिफरेंस की वजह से सेम वेव की स्पीड में भी क्या आता है, डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, बेंडिंग क्रिएट करता है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान से देखोगे ना, जो बेंडिंग हो रही है ना वो सिर्फ कहाँ पे हो रही है, इस मीडियम के सरफेस पे हो रही है। एक बार रे सारी जब मीडियम के अंदर आ गई ना तो वो क्या नहीं करती, वो बेंड नहीं कर रही। ध्यान से देखेंगे तो एक बार अगर ये मीडियम के अंदर सारी रे आ गई तो अब ये रे क्या नहीं करेगी, बेंड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना वो सेकंड मीडियम की सिर्फ सरफेस पे हो रही होती है, मीडियम में अंदर जाके नहीं होती। ये बात क्लियर है कॉज? अच्छा, अगर आप इसी को कोई आपसे पूछे कि बताओ लाइट अगर परपेंडिकुलर पड़ी, कैसे पड़ी, तो क्या होगा? सपोज करो ये मीडियम है और लाइट कैसे पड़ रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमने देखा कि लाइट जब परपेंडिकुलर टू सरफेस पड़ेगी तो लाइट क्या नहीं करती, रिफ्रैक्ट नहीं करती, वो कहाँ से पास हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन क्या हो जाती है, पास हो। इसका मतलब जो लाइट है जब एयर से गिलास में एंटर करेगी, बट कैसे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो उस केस में लाइट क्या नहीं करेगी, रिफ्रैक्शन नहीं करेगी। अब ये रिफ्रैक्शन क्यों नहीं करेगी, ध्यान से देखना, होगा क्या कि अगर मैं इसको भी एक वेव कंसिडर करके चलूं तो अब क्या होगा कि वेव का कंप्लीटली हिस्सा एक साथ मीडियम में एंटर करेगा और वेव का कंप्लीटली हिस्सा एक साथ मीडियम से क्या जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे सेम वेव, इस वाली वेव को ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव है ये एक साथ क्या जा रही है, मीडियम के अंदर जा रही है, तो स्पीड जो चेंज होगी ना सेम वेव की एक साथ चेंज होगी, तो उस केस में क्या नहीं होगा, बेंड नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइट कुछ हिस्सा अंदर आ रहा था तो इसकी स्पीड कुछ है और इसकी स्पीड कुछ है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेव है वो एक साथ मीडियम में एंटर कर रही है, और मीडियम में एक साथ एंटर करने से भले ही स्पीड चेंज हो जाए पर स्पीड की जो चेंजिंग होने पूरी की पूरी वेव की होगी, ना कि वेव के कुछ हिस्से की। तो इसकी वजह से लाइट क्या नहीं करती, रिफ्रैक्ट नहीं करती। तो एक बात याद रखना कि जो लाइट है, लाइट का रिफ्रैक्शन स्पीड के चेंज होने की वजह से होता है, प्लस स्पीड के चेंज होने के साथ साथ वेव का पार्शियली हिस्सा किसी दूसरे मीडियम में पहले आ जाता है, वेव का पार्शियल हिस्सा कुछ मीडियम में पहले मीडियम में रह जाता है। तो इस मीडियम के डिफरेंस की वजह से स्पीड का जो चेंज होता है वो बेंडिंग कॉज करता है। पर जब वेव एक साथ मीडियम के अंदर आएगी ना तो भले ही स्पीड चेंज होगी पर क्या नहीं होगी, बेंडिंग नहीं होगी।
तो ये केस याद रखना कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी परपेंडिकुलर, किसी मीडियम के सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो वो क्या नहीं करती, बेंडिंग शो नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़े। तो कॉज क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसी रिफ्रैक्शन भी क्या करता है, कुछ लॉज को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ तो सेम है कि इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों एक प्लेन पे ही लाई कर रहे होंगे। जैसे अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो नॉर्मल भी ऐसे बनेगा और रिफ्रैक्टेड रे भी कैसी होगी, इसी मीडियम में, मतलब इस वाले मीडियम में होगी। ठीक है, तो पहला लॉ तो बड़ा क्लियर है, कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है, तो ये देखा गया कि एक रे ऑफ लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट क्या हुई होगी, बेंड हुई होगी, ये एंगल आर है। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर किसके बराबर होगा, 1 2। जैसे इसको इंसिडेंट रे 1 कह देते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 कह देते हैं। इंसिडेंट एंगल I2 कह देते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल R2 कह देते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमने साइन आई अपॉन साइन आर करा इस केस के लिए, और जब हमने साइन I2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ R2 करा, तो ये दोनों चीज़ें क्या आई हैं, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट आई है। तो इसके लिए हमने कह दिया कि फॉर ए गिवन मीडियम ऑफ पे या फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, वो कभी क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आप साइन ऑफ या एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरीके से बदलेगा कि उनकी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। एक बार फिर कोई आपसे पूछे सेकेंड लॉ ऑफ क्या है, तो सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं। और स्नेल्स लॉ कहता है किसी मीडियम के पेयर के लिए, जैसे ये एयर और ग्लास का मीडियम का पेयर है, तो किसी मीडियम के पेयर के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इस कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कुछ बुक्स में या तो n से या फिर म्यू से। तो कोई पूछे कि फॉर ए गिवन कोई पूछे सेकंड लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ बताना कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इस कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, तो एक बात याद है ना। चलिए आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं, समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अभी आपने पढ़ा था कि दो मीडियम के डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आपने जो बताया कि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, इस ऑप्टिकल डेंसिटी को किस टर्म्स में मेज़र करते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में मेज़र करते हैं। हम ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा, मतलब वो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और सपोज़ करो किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, वो स्पीड ऑफ लाइट को उतना ज़्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा। एक बार फिर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं करता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम को मेज़र करने का काम करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं, तो कुछ बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से दिखाया जाता है या कुछ बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से दिखाया जाता है। आपकी मर्जी है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो कभी भी सिंगल मीडियम के लिए नहीं या सिंगल मीडियम की हेल्प से नहीं निकाला जाता। कभी भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो वो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे। क्या कहा, हमने कहा कि कभी भी आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए आप किसी दूसरे मीडियम को एज ए रिस्पेक्ट
यूज़ करते हो या एज ए ठीक है, क्या था कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, कभी इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाला जाता। एक बार क्लियर है। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र कैसे करते हैं? तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है इस तरीके से, अगर मैं लिखता हूँ 1 2 या इसी को मैं लिख देता हूँ ये, तो इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से देखिए, इस तरफ क्या है, जो राइट साइड में है ना हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जो लेफ्ट साइड में है ना उसके रिस्पेक्ट में। जैसे मैं कहता हूँ ना n12 मीन्स हम क्या लिख रहे हैं, सेकंड को बाद में लिखा है या सेकंड को कहाँ पे लिखा है, राइट हैंड साइड में, तो हम बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, सेकंड का निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, फर्स्ट के। तो जब भी हम लिखते हैं ना ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ किसका, वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं ऐसे लिख दूँ, तो अब राइट साइड पे क्या है, एयर है, विच मीन्स मैं किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूँगा, मैं निकालूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास। ठीक है, ये बात क्लियर है। क्या होगा कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी न किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अगर मैं लिखूँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको ये ऐसे लिख दे, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, वाटर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एयर है। जो पहले होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो सेकंड नंबर पे होता है उसको निकाल। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के। पहली बात क्लियर है। अब समझते हैं इसकी दूसरी सिग्निफिकेंट। पहली सिग्निफिकेंट तो क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी सिंगल मीडियम के लिए नहीं होगा, वो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। दूसरी चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पीछे हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर। तो इस केस में अगर आप रे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, या ऐसे ही समझ लो कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम कहते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेट, तो उस केस में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना, एक्चुअली में लाइट कहाँ जा रही होती है, उस मीडियम में जा रही होती है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उस मीडियम से जा रही होती है। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो चीज़ें हैं कि हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब इसको हमें दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है, दूसरी चीज़ ये पता चल रही है कि जो लाइट है वो वाटर में एंटर कर रही है, कहाँ से, एयर से। दोनों बात क्लियर है। एक बार फिर अगर मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट कहाँ एंटर कर रही है, एयर में एंटर कर रही है, कहाँ से, गिलास से। इधर बात क्लियर है। तो इस चीज़ को याद रखना कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो चीज़ों को बताता है। पहला कि आप किस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, दूसरा लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है। अब सपोज करो मैं लिखता हूँ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एक तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इससे मुझे क्या पता, इससे पता चल रहा है कि हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, गिलास का, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू वाटर के। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इससे दूसरी भी चीज़ पता चल रही है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, वो वाटर से गिलास में एंटर कर रही है। इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बेसिस पे मैं रे डायग्राम बना सकता हूँ कि लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, वाटर से। तो ये मीडियम क्या होगा, वाटर, और सेकंड मीडियम क्या होगा, गिलास। अब याद है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई, ये क्या होगा, एंगल आर। तो अगर मैं पूछूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर निकल जाएगा। ठीक है। जैसे आपसे कहूँ मैं कि आपको क्या निकालना है, साइन के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास निकालना है अब की बार किससे, वाटर से। ये वाटर कर लो, इसे क्या कर लो, गिलास। तो आप देखोगे कि इससे क्या पता चल रहा है कि अभी हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, गिलास के। तो इससे में दूसरी बात क्या पता चल रही है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से गिलास में जा रही है। इसका मतलब जो मीडियम है, ये ऊपर वाला मीडियम क्या होगा, वाटर, सेकंड वाला मीडियम क्या होगा, गिलास। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका लेंगे, वाटर का। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका लेंगे, गिलास का। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ें बताती है। पहली चीज़ कि किस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो पता कर लोगे। दूसरी चीज़, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो लाइट उसमें जा रही होती है, किसके रिस्पेक्ट से, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट। का मतलब है जो मीडियम या जिस मीडियम को आपने रिस्पेक्ट लिया है ना, उस मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि आपने कहा रिलेटिव टर्म है, तो इसके बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, एयर या वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। एक बार फिर, कभी भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाले, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाले, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एज इट इज एक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाले, किसको, एक्सेप्ट वाटर और वैक्यूम, ओ एयर और वैक्यूम, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक बार फिर, अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के, तो आप उस मीडियम को, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो उसको आप किस नाम से जानेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट का एक बड़ा इन्वर्स रिलेशन है, एक रिलेशन है, उसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। अभी आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। और आपको याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या, उतनी ज़्यादा। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी तो मीडियम में स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी, लाइट की कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। कि जिस मीडियम में या जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा उसकी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम निकाल रहे हैं। तो अगला है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो ये देखा गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, ये स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एक और टर्म्स में निकाल सकते हैं, उसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है। देखिए समझते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसका, फर्स्ट मीडियम का, किसका, फर्स्ट मीडियम का, तो एक्चुअली में आपको कोई मीडियम नहीं दिया होता, तो आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो उस केस में अगर आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकाल सकते हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन नेट मीडियम से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या जाएगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो आप स्पीड के टर्म्स में क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम की स्पीड नीचे रखी है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिख सकते हैं, सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर कोई आपसे पूछे कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताओ, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के, तो एक तो टर्म था वही साइन आई अपॉन साइन आर, पर अगर साइन आई अपॉन साइन आर नहीं दिया तो आप क्या करोगे, एयर के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
अब सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ वाटर की स्पीड या तो दी होगी, तो उस केस में आप क्या रख सकते हो, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? तो पहली चीज़ क्लियर है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो sin i अपॉन sin r। अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है और उसकी जगह आपको स्पीड दे रखा है, तो आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्टेड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड कुछ एक और तरीका है, वो भी देख लो। जैसे सपोज करो आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो तीसरा तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, क्या? μ1 अपॉन μ2। एबव है कि अगर मुझे दो मीडियम का क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि इस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकता हूँ। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तीसरा तरीका क्या है, ये कि जब भी आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है और आपको दोनों मीडियम के क्या दे रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एक ये तरीका है। अगर मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या करेंगे? म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास। ये भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ से एक बात फॉर्मूला पता चली कि जब भी तीन फॉर्मूले यहाँ पे लिखे, सबसे पहला अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो? साइन आई अपॉन साइन आर। सेकेंडली अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी स्पीड पहले रखना, और स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्टेड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड को नीचे रखना है। तीसरी चीज़, अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप क्या लिख सकते हो? म्यू ए अपॉन म्यू वाटर लिख सकते हो। अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो तीसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला चौथा तरीका, देखो सपोज करो आपके पास दो मीडियम है। क्या है? दो। सपोज करो आपके पास एयर है, गिलास है। क्या है? गिलास। आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, क्योंकि आपको कोई मीडियम नहीं है तो आप इसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल लोगे? एयर के। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के। तो आप क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वाटर। ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आपस में? डिवाइड। तो आप क्या लिखोगे? देखोगे यू से यू क्या हो गया होगा? कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके बराबर आ जाएगा? वी जी अपॉन वी डब्ल्यू के। अब ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू किसके बराबर आएगा? वी जी बाय वी। अच्छा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? वी डब्ल्यू बाय वी जी। तो ये किसके बराबर? वी डब्ल्यू बाय वी जी। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये जो फॉर्मूला आया है ना, वो कहाँ से आया है? वो यहाँ से आया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, अगला जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। लास्ट फॉर्मूला है। देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड को μ1 बाई μ2। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपको इसी केस में μ2 बाई μ1 निकालना है, क्या निकालना है? μ2 बाई μ1 निकालना है। μ2 बाई μ1 निकालना है, तो आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, μ1 को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन μ2 बाई μ1। और μ2 बाई μ1 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड
विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चली कि अगर मुझे अगर मुझ पे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले के, तो मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा कर या इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, कोई दिक्कत। जैसे अगर मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दे रखा है x, और मैं पूछूं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर से, तो वो आप क्या होगे 1/μ ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स 1/x। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चौथा फॉर्मूला आया वो ये आया कि अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, तो आप उसका क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन करते भी समझ आ जाएगा, बट वैसे याद रखना कि पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का तरीका क्या है, sin i अपॉन sin r। सेकेंडली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसकी स्पीड ऊपर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसकी स्पीड कहाँ, नीचे। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा, अगर आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद वाटर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। और चौथा, अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पता है और आप चाहते हो कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकालो, तो आप क्या करना कि जो फर्स्ट वाला था जिसका आपको पता था उसका रेसिप्रोकल कर देना। अच्छा, 4-5 क्वेश्चन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन से आपको क्या आ जाएगा, ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर टू सब्सटेंस एक्स। इसका मतलब एक जो लाइट है वो लाइट कहाँ से पास हो रही है, एयर से किसी सब्सटेंस एक्स में पास। ये मीडियम एक्स है, ये कौन सा मीडियम है, एयर। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है वो एयर से एक्स सब्सटेंस में पास हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 72 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 40 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, अगर साइन है तो साइन जहाँ से लाइट आई है मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, साइन 72 अपॉन साइन 40। साइन 72 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.951 अपॉन साइन कितनी है 0.642। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड, क्या लिखा है, कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, ट्रेम्पेटिन और वाटर। केरोसिन का और ट्रेम्पेटाइन का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। मतलब केरोसिन का कितना है 1.44, ट्रेम्पेटाइन का कितना है 1.47 और वाटर का कितना है 1.33। आपको बताना है कि इनमें से किस मीडियम में लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी। आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, लाइट की स्पीड उस मीडियम में सबसे कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा। तो ध्यान से देखो, इन तीनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए होगा, सबसे कम। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 किसका है, वाटर का। इसका मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर अरेंजिंग पैटर्न में अरेंज करने को गया था तो उसके बाद किसका है, इसका। तो इससे कम किसकी होगी, केरोसिन में। और सबसे कम स्पीड किस में होगी, ट्रेम्पेटाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा, अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालो। तो भाई एक बात बताओ, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एयर के। आपको क्या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, नहीं। और आपसे स्पीड ऑफ ग्लास पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं c अपॉन v। सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को कितना माना, v इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.50। वो जीरो हटा दो भाई, यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5।
ठीक है, पॉइंट हटाए, नीचे कितना आया था 15 2 ज़ा 30, तो v की वैल्यू किसके बराबर आई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज इतना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, कितना है 1.33 है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में। अच्छा, पहले वाले का मतलब क्या है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा किसके रिस्पेक्ट में, एयर के, कितना 1.3। आपसे कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो निकालो मीडियम, जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में, तो जब लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। अभी ये लास्ट क्वेश्चन कराया था कि जब भी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में और दूसरे वाले का चाहिए, तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके बराबर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर के बराबर, मीन्स 1/1.3। इसे सॉल्व कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते हैं आप टाइप्स ऑफ मीडियम पे, और ये आपका इफेक्ट वाला पार्ट आ गया। चलिए आगे बढ़े, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जब ये किसी मीडियम में इस लाइट जाती है तो मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब स्पीड जब चेंज होगी तो उसके बेसिस में मीडियम दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के, दो। पहला होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम कौन सा होता है, तो अगर ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज़्यादा हो, उस मीडियम को ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहते हैं। क्या कहा कि दो मीडियम दे रखे हैं, दो मीडियम में से अगर स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में ज़्यादा होगी उस मीडियम को क्या मानोगे, ऑप्टिकल रेयर मीडियम मानोगे। एक आता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, तो वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो, उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीन केस बनते हैं जिसमें दो केस कॉमन है। पहला, लाइट कहाँ से कहाँ जा सकती है, ऑप्टिकल रेयर से डेंसर मीडियम में। सेकेंडली, वो कहाँ से कहाँ जा सकती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो किस तरफ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो। इसका मतलब सपोज करो ये कोई मीडियम की बाउंड्री है, ये क्या है, एयर। एयर में सबको पता है स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और ये क्या दे दिया, वाटर। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि स्पीड किस में ज़्यादा है, एयर में। तो ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। अब क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से, रेयर से डेंसर, तो बोला है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, कहाँ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, कोई दिक्कत। एक बार फिर, जब भी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर, रेयर से डेंसर जाएगी तो किस तरह बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। अच्छा, अगर टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई है ना, तो देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एक बात। दूसरी बात, कोई आपसे पूछे कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक बात बताओ, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट कहाँ जाती, ऐसे जाती, पर क्योंकि ये मीडियम में आने से लाइट क्या होगी, बेंड होगी। अब ये कितने एंगल से बेंड हुई है, इस एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जैसे ना, अगर ये लाइट बेंड नहीं होती तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होता, बराबर होता। इसका मतलब एंगल आई किसके बराबर होता, एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के। तो अगर यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे तो किसके बराबर होगा, एंगल आई माइनस एंगल आर के। कोई दिक्कत। चलिए सेकंड केस पढ़े। सेकंड केस कह रहा है व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। इसका मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर। सपोज करो ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो किस तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल।
जैसे अगर मैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे भेजता हूँ, ये नॉर्मल बनेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से दूर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मीडियम नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे जाती, कैसे जाती, ऐसे, और इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता, बराबर होता। कोई दिक्कत? अब लाइट ओरिजिनल पाथ से कितना ज़्यादा डेविएट हुई है, इतने एंगल से तो डेविएट हुई है, तो इसको एंगल ऑफ डेविएशन ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एंगल आई है, पहली बात वो छोटा है किससे, एंगल आर से, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस केस में कोई आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, कि जो एंगल आई या एंगल आर है, क्या है, जो एंगल आर है वो किसके, वो बड़ा है, तो एंगल आर माइनस एंगल ऑफ सिग्मा किसके बराबर होगा, एंगल आई के बराबर होगा। और अगर ऐसा हुआ एंगल आई, तो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, एंगल आर माइनस एंगल आई के बराबर। ध्यान से कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो किस तरफ बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका क्या बताया हमने, देखा भाई अगर ये रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएशन बेंड होती तो ये और ये एंगल क्या होता, बराबर। इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल आई लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इस एंगल आर में से इस एंगल आई को माइनस कर दो तो क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं आ जाएगा, तो वही तो कर रहा है, एंगल आर में से एंगल आई को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। कोई दिक्कत? तो बात समझ आ रही है कि जब भी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर, तो किस तरह मूव करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो किस तरह मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसका तीसरा केस क्या है कि when the case of light when it goes from air to glass then again into air, मतलब आपकी बार इन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। सपोज करो ये क्या है, आपके पास गिलास है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट पहले एयर से गिलास में जा रही है, ये मीडियम एयर है, ये मीडियम गिलास है, ये मीडियम वापस क्या है, एयर, ठीक है। तो पहले तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है, ज़्यादा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रेयरर मीडियम की तरह काम। गिलास में स्पीड कम होती है तो ये किसकी तरह काम करेगा, डेंसर मीडियम। और यहाँ पे क्या है, ये रेयर मीडियम। सबसे पहले इसको देखो, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से गिलास, तो ये एयर से गिलास जाएगी, इसको क्या कह देते हैं, नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, तो किस तरह बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको क्या कह देंगे, एंगल आर, और इस रे को क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब जरा ध्यान से सुना, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस सेकंड मीडियम पे जब पड़ेगी तो सेकंड मीडियम के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह काम करेगी, इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी। और अगर ऐसा होगा तो इस पॉइंट पे पड़ी है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या खींच देंगे, नॉर्म परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ये एंगल आर है तो ये भी क्या कहलाएगा, एंगल आर। अब क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, गिलास से एयर, तो किस तरफ बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ओ अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ क्या होगी, ये, ठीक है। तो लाइट कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। कोई दिक्कत? इसको क्या कह देते हैं, एंगल ई, और एज इट इज इस रे को क्या कह देते हैं, एमर्जेंट रे, ठीक है। तो जब भी तीन केसेस आए कि लाइट एयर से गिलास में जा रही है, गिलास से वापस एयर में, तो जो लास्ट वाली रे है उसको क्या नाम दे देंगे, एमर्जेंट रे नाम दे देंगे। और एमर्जेंट और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एमर्जेंट कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखें इसमें हुआ क्या, ये रे ऑफ लाइट थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, दूसरे मीडियम से वापस पहले मीडियम में एंटर कर गई। और जब ऐसा हुआ ना तो ध्यान से देखना, लाइट का ओरिजिनल पार्ट क्या होगा, लाइट का ओरिजिनल पार्ट होगा ये, और लाइट कैसे चल रही है, ऐसे। लाइट का ओरिजिनल पाथ कौन सा है, ये, और लाइट कैसे चल रही है, ऐसे। ध्यान से देखेंगे, जब लाइट एक मीडियम में जाके वापस सेम मीडियम में आई है तो लाइट क्या हो गई है, पैरेलल शिफ्ट हो गई है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी एयर से गिलास में और गिलास से वापस एयर में जाएगी, जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या दूसरे मीडियम से वापस पहले मीडियम में आ रही होगी, किसके थ्रू, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू, मीडियम ऐसा होना चाहिए, तो उस केस में लाइट क्या हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पैरेलल शिफ्ट हुई है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है कि ओरिजिनल पाथ से
इमर्जेंट रे कितनी शिफ्ट हुई है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी एयर से ग्लास स्लैब या ग्लास स्लैब से वापस एयर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, पैरेलली लेटरल डिस्प्लेस्ड कर जाती है। और इसमें आपसे पूछे कि बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बता देना कि लाइट के ओरिजिनल पाथ और एमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको किस नाम से जानते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अतः इफेक्ट ऑफ लाइट या इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इफेक्ट क्या क्या है रिफ्रैक्शन, तो इफेक्ट 5-6 है, जिसमें पहला है बेंडिंग ऑफ पेंसिल या वो, आप किसी भी पेंसिल को या पेन को पानी में टेढ़ा रखोगे तो आप देखोगे आपको बेंडिंग दिखाई दे रही होगी ऐसे। इसका सेकंड है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पानी में डालते हो तो एक्चुअली में जब आप पानी में हाथ डालते हो वो चीज़ आपको लगता है कि ऊपर है, बट वो होती ऊपर नहीं है, वो क्या होती है, ज़्यादा नीचे होती है। समझ पा रहे हो कि आपने सपोज करो आप नहा रहे हो, आपका साबुन बाल्टी में चला गया, अब अपना हाथ आपने बाल्टी में ऐसे डाला, तो जब आप बाल्टी में डालते हो आप देखते हो कि ये साबुन ही है, पर एक्चुअली में जब हाथ खींचते हो या मुट्ठी बनाते हो उसे खींचने के लिए आप देखते हो कि साबुन उसके नीचे होता है। तो वो किसकी वजह से हुआ, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। ये थर्ड केस होता है कि जो आपको स्विमिंग पूल दिखाई देगा या कोई भी गहराई दिखाई देगी, पानी डालने की वजह से वो गहराई आपको क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें समझेंगे रे डायग्राम के थ्रू। तो इसमें सबसे पहला है अ स्टिक हेड ऑबिकली एंड पार्शली इमर्ज इन वाटर, जो एक डंडी है ऑबिकली मतलब टेढ़ी रखी हुई है और पानी में पार्शली इमर्ज है, पानी में आधी डुबाई गई है, तो आपको दिखाई देगा वो क्या होती है, बेंड होती हुई दिखाई दे रही। इसको रे डायग्राम से मतलब पूछ भी जाता है। सपोज करो ये आपके पास क्या है, आपका गिलास है, ये क्या है आपके पास, आपका गिलास है, और इस गिलास में आपने क्या भर दिया, पानी। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या डाला, एक पेंसिल को डाला। ठीक है, ये क्या डाला आपने, पेंसिल। अब होगा क्या कि रे ऑफ लाइट कहाँ से निकल रही है, पेंसिल से। तो पेंसिल से हमने कितनी रे ऑफ लाइट ले ली, 2, पहली ये ले ली थे, दूसरी ये। अब बताओ ये वाटर है और बाहर मीडियम क्या है, एयर। वाटर की स्पीड क्या होती है, कम, तो ये क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। एयर में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम। आपको दिख रहा हो जो लाइट है वो किस तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर। तो अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊं तो लाइट को क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना, तो लाइट इस तरफ बेंड होगी। ऐसी ये भी क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट किस तरफ बेंड होगी, इस तरफ। अब दोनों रे क्या नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी। तो जो आपकी आइज़ है, आपकी आइज़ इसी पेंसिल को कहाँ देख रही होगी, इसी पेंसिल को यहाँ पे देख रही होगी। तो आपको ये पेंसिल कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई देगा, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत, तरीका क्लियर है। 2 रे लेनी है क्योंकि ये रे डेंसर से रेयर जानी है, तो दोनों को क्या करना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल की वजह से ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो डाइवर्जिंग रे को पीछे की तरफ क्या कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं। तो जब मीट करोगे तो ये किस पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे ये निब दिखाई दे रही। तो आपको ऐसे दिखाई देगा इसी पेंसिल क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो ये बेंडिंग दिखाई दे रही है, ये भी किसकी वजह से हुई है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुई है। जैसे सेकंड केस है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। एक ऑब्जेक्ट जो पानी में रखा हुआ होता है वो होता है एक्चुअली में डेप्थ पे, पर वो आपको कैसे दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। जैसे अभी आपको बताया था साबुन वाला केस। देखो होता क्या है, सेम चीज़ है। सपोज करिए आपके पास कोई बीकर है, इस बीकर में आपने क्या रख दिया, ये सिक्का रखा हुआ है, कोई क्या रखा हुआ है, कोई सिक्का रखा हुआ है, और इस बीकर में आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब क्योंकि ये वाटर डल गया तो ये मीडियम क्या कहलाया, डेंसर मीडियम, और बाहर क्या है, एयर। तो ये एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम। अब क्योंकि रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से ही तो निकलती है, इसका मतलब रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, इससे। अब इससे 2 रे ऑफ लाइट जाएगी, पहली तो ऐसी ले आओ और दूसरी ऐसे। अब जो ध्यान से सुनो, ये रे ऑफ लाइट क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रही है तो विदाउट डेविएशन सीधी भाग जाएगी, और ये रे ऑफ लाइट क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है तो किस तरह बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, ये रे और ये रे कभी मीट नहीं होगी, तो आप इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और
इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको ये रे कहाँ मीट होती हुई दिखाई दी, यहाँ पे। तो ये जो सिक्का था आपको, वो सिक्का कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या हुई, ये अपरेंट डेप्थ हुई। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। और एक्चुअली में सिक्का कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप यही कहा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी में रखा हुआ है वो आपको थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है। ये डायग्राम पूछे जाते हैं तो इसलिए बना देना पेपर में, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअली इज। अगर आप पूल के वाटर को देखोगे तो वो आपको दिखाई क्या दे रहा होगा, कम डीप दिखाई दे, मतलब डीप कम दिखाई देगा, बट एक्चुअली में वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डीप होता है। तो वो भी किसकी वजह से हुआ, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ। इसका भी रे डायग्राम पूछा जाता है तो इसको भी सीख लो। देखो सपोज करो आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। ऐसे कह लो ये आपके पास एक पूल है। इस पूल में आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। इस पूल में आपने क्या भर दिया, यहाँ तक पानी। अब जरा ध्यान से देखना कि पूल की जो एक्चुअल डेप्थ है वो ये है। एक्चुअल डेप्थ कौन सी है, ये। अब ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, आपको वहाँ दिखाई देगी थोड़ी ऊपर। देखें, देखो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो यहाँ से क्या निकल रही होगी, रे निकल रही होगी। तो यहाँ से 2 रे ले गए, कितनी रे ले गए, 2। पहली रे ऐसे, दूसरी रे ऐसे। अब 2 रे क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल पे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ये भी इस मीडियम पे जाने से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। क्योंकि ये दोनों रे मीट नहीं करेगी तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, डॉटेड लाइन से करना भाई। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और इसको भी क्या करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे। ये एक्सटेंडेड रे किस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो जो आपको रियल डेप्थ है वो कैसे दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई। इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ। कौन सी डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि हुआ क्या, हुआ ये कि एक्चुअली में सरफेस कितना है, इतना, पर रिफ्लेक्शन की वजह से वो सरफेस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। मीन्स आपको लेस डेप्थ दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है, पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो डेप्थ क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। तो ये तीसरा फिनोमिना था, ठीक है। चौथा फिनोमिना है लेमन का। लेमन kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size where view from the sidewise। ये कुछ ऐसा है, अगर आप एक गिलास में लेमन को रखो और उसमें क्या फिल कर दो, पानी, और गिलास को साइड से देखोगे तो आप देखोगे कि जो लेमन का साइज है एक्चुअली में थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा होगा, बड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन ए क्लियर नाइट। क्लियर नाइट में जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो भी किसके वजह से होते हैं, रिफ्लेक्शन। कौन से रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर ए सम प्रिंटेड मटेरियल। जब किसी प्रिंटेड मटेरियल पे आप क्या रखते हो, एक मोटा सा ग्लास स्लैब रखते हो, तो आप देखते हो कि जो लेटर्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, लेटर्स आपको रेज्ड दिखाई देते हैं, थोड़े बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बड़े, जैसे ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी क्यों दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हम 3 बेसिक चीज़ें पढ़ी है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले, या रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फॉर्मूले। बेसिकली कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, 4 या 5, उन्हें दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है। और लास्ट पढ़ा है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।